प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 5 देखेंगे, जिसका कोड 324 BB है। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन हम इस पार्ट में देखेंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए, सभी खंड कीजिए। ये कह रहा है कि रेखाओं इतने तथा इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखाओं के बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, बस इस पेपर में इसने थोड़ा अलग तरीके से आपको रेखाएं दी हैं। ठीक है ना? रेखाओं की जो इक्वेशन दी है वो थोड़ी अलग करके दी है, तो हम इसको पहले बनाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, पाँचवें का क्या पार्ट। देखिए बच्चों, दी गई रेखाएं, हम ऐसे लिख देते हैं, दी गई रेखाएं। दी गई रेखाओं, कौन कौन सी रेखाएं दी गई हैं? आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। इनको हम सही बनाएंगे पहले करके। देखिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप माइनस टी आई कैप, फिर प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, फिर प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। अब देखिए, जो बगैर टी वाले हैं उनको पहले लिख लीजिए। आई वेक्टर, ये आई कैप प्लस माइनस के 2 जे कैप, फिर प्लस 3 के कैप। ये तो बगैर टी वाले हो गए। अब जो टी वाले हैं उनमें से टी कॉमन ले लीजिए। हम इसमें से टी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस आई कैप, फिर प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। ये हमारे पास अब एक रेखा बन गई, एक रेखा बन गई। ठीक है ना? ये रेखा है, तथा दूसरी रेखा उसने दी है आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये दी है उसने एस प्लस 1 आई कैप 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एस आई कैप प्लस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। अब यहाँ से क्या करेंगे, बगैर एस वाले पहले लिख लेते हैं, यानी आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये यहाँ हो गए। और एस वालों में से, इन तीनों में से एस कॉमन ले लेते हैं, प्लस एस। यहाँ पे आ जाएगा आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, ये ऐसी रेखा बन गई जैसे वो थी ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1, आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा म्यू b2। इस तरीके से देता था वो, है ना? अब की बार उसने लेमडा की जगह टी दिया है और म्यू की जगह एस दिया है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, दी गई रेखाओं इतने और इतने की तुलना आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस टी b1 तथा आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस एस b2 से करने पर। अब देखिए, a1 ये तो है a1 प्लस टी b1, तो ये a1 क्या आ जाएगा आपके पास, a1 इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और b1 क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसी तरह a2 क्या आ जाएगा, a2 ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसी तरह आपके पास b2 हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, आपको न्यूनतम दूरी के फॉर्मूले अगर पता हो, आपको न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, तो उसमें क्या है, a2 माइनस a1 की भी जरूरत पड़ती है और b1 क्रॉस b2 की भी जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं पहले ही। ठीक है ना? तो a2 माइनस a1 करेंगे तो i माइनस आई 0i हो जाएगा, माइनस जे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 जे बचेगा, जे कैप माइनस के और माइनस 3 के माइनस 4 के कैप। ये तो आ गया a2 माइनस a1। इसी तरीके से आप b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, यानी b1 क्रॉस b2, इन दोनों का क्रॉस कैसे निकलता है ना, आपको पता होगा, सारणिक के थ्रू निकलता है। तो आई जे के आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसके सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दीजिए, -1 +1 -2, -1 +1 -2। अब ऐसे इसके कोफिशिएंट लिख दीजिए, +1 +2 और -2। ठीक है ना?
अब क्या करिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप, इसकी कॉलम इसका रो छोड़ दीजिए, -2 और 2 दूनी 4, माइनस इसमें है और -4 मिलेगा, प्लस हो जाएगा, -2 और +4, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, माइनस जे कैप आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 ही कम 2, प्लस के 2 आ जाएगा और प्लस के 2 ये आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, फिर प्लस के कैप लगेगा, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, -2 और -1, -3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है ना बच्चों। ये आपके पास B1 क्रॉस B2 आ गया। अगर मैं इसका यहीं पे ही मोड भी निकालना चाहूँ परिमाण, तो परिमाण क्या आता है, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये कितने हो जाएंगे, 16 9 25 और 4 29, यानी अंडर रूट 29 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आपके पास है A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ अपॉन में आता है B1 क्रॉस B2 का परिमाण, और ये दूरी पूरी मोड में यानी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए A2 माइनस A1 हमारे पास ये पूरा है, ये रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लिख देते हैं 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ यानी 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, और अपॉन में आ जाएगा आपका B1 क्रॉस B2 का मोड यानी अंडर रूट 29, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना, और बाहर आ जाएगा मोड, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत ही आसान हो गया अब ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, जब इस एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई की जब आई में करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी आई डॉट जे और आई डॉट के ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आई डॉट आई 1 यानी 2 इंटू 0, बस इनके मल्टीपल की गुना कर लेते हैं, 2 इंटू 0 0 प्लस जे के साथ -4 इंटू 1 -4, और फिर के के साथ -3 की मल्टीप्लाई -4 में ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12 प्लस के, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 29, यानी ये बचेगा आपके पास 12 में से 4 गया 8, 8 बटे अंडर रूट 29, और दूरी है इसलिए क्या आ जाएगी, इकाई आ जाएगी, है ना, यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों, और ये आपका आ जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है तथा वह लड़की है और वो 12th में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन जो है हमारा सह प्रतिबंध प्रायिकता का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा है कि वह लड़की है और वह 12th में पढ़ता है, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें बेस थ्योरम लगेगी या हमारी सह प्रतिबंध प्रायिकता लगेगी, ठीक है ना। तो आप डाटा देख लेना, अगर डाटा इतना हो कि आप जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं बेस थ्योरम से, तो आप बेस थ्योरम लगा देना, लेकिन इतना डाटा नहीं है आपके पास, इनफ डाटा नहीं है, आप बेस थ्योरम से करने जाओगे तो आपको कुछ वैल्यूज आप फाइंड कर पाओगे जो फॉर्मूले में लगेंगी, कुछ वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, दी ही नहीं गई, तो हम कैसे निकालेंगे उनको। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है सह प्रतिबंध प्रायिकता लगा देंगे, ठीक है ना, सह प्रतिबंध प्रायिकता, क्योंकि इसने क्या है एक कंडीशन दी है और दूसरी की पूछ रहा है वो, तो ई अपॉन एफ आ जाएगी, ई अपॉन एफ। अगर हम दो घटनाएं ई और एफ मान लेते हैं तो देखिए, माना हम यहाँ 5वें का ख करते हैं और हम लिखते हैं माना दो घटनाएं, माना दो घटनाएं ई घटनाएं क्या है, ई घटना क्या है कि विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, ये तो ई घटना हो गई। एक दूसरी घटना मान लेते हैं एफ, कि विद्यार्थी जो चुना गया विद्यार्थी है वो लड़की है, ठीक है ना, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लिख लेना आप, है ना, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि
विद्यार्थी लड़की है उसकी क्या प्रायिकता होगी, विद्यार्थी की लड़की होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए हमारे पास 230 लड़कियां हैं, टोटल 500 विद्यार्थी हैं, तो कितना आ जाएगा 230/500। ठीक है ना बच्चों, 230/500 आ जाएगा, सिंपल, बस इसको यही रखिए अभी। अब देखिए अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि वो लड़की भी है और वो कक्षा 12 में भी पढ़ती है, तो उसका क्या है। देखिए इसने कहा है कि यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, यानी वो लड़की भी हैं और कक्षा 12 में भी पढ़ती हैं, ऐसी कितनी है 230 में से 10%। अब ये देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी लड़कियां आएंगी, 230 की भी 10% है ना, तो क्या होगा 230 का 10%, 230 का 10%, तो 230 का 10% कितना होगा 230 गुना 10/100। तो यहाँ से एक जीरो कटेगी, एक जीरो से ये जीरो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 23, यानी ऐसी 23 लड़कियां हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमारे फेवर में कितने हैं 23 और टोटल कितने हैं 500, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 23/500। हमें क्या ज्ञात करना है, ई अपॉन एफ ज्ञात करना है हमें, है ना, ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ का मतलब कि वह विद्यार्थी लड़की है और वो विद्यार्थी जो लड़की है वो क्या है, वो जो हमने विद्यार्थी एक चुना है, यादृच्छिक चुना है, वो लड़की तो है लेकिन वो 12th में पढ़ती है, हमें ये ज्ञात करना है। अब 12th में पढ़ने इसका मतलब क्या हुआ सह प्रतिबंध प्रायिकता का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 23/500 और अपॉन में आ जाएगा 230/500। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 23/230। अब 23 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/10। 1/10 का क्या मतलब है कि आ जाएगा 0.1, तो आपकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 0.1 आ जाएगी और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अनसोल्व में आंसर मुझे नहीं लगता वो आंसर सही है, हमारा क्वेश्चन ये पूरा सही है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 0.1 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। अवकल समीकरण दे रखी है, बस आपको इसमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका यह क्वेश्चन, दी गई अवकल समीकरण, हम ऐसे लिखते हैं दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण क्या होगी, दी गई अवकल समीकरण हमारे पास ये है एक्स डी वाई इक्वल्स टू 2x² + 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2x² + 1/x। यहाँ से हो जाएगा आपका, बल्कि आप dy यहीं पे रखिए, dx इधर ही हम वापस कर देंगे। अब देखिए ये इसके अपॉन में x लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस इसके अपॉन में x लिखेंगे तो आ जाएगा 1/x और dx वापस इधर ही ले आए हम। ठीक है ना अब क्या करेंगे, दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों ओर का समाकलन कर देते हैं, तो इधर भी हो गया समाकलन और इधर भी हो जाएगा 2x + 1/x और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए dy का अवकलन समाकलन क्या आ जाएगा y, और यहाँ पे 2x का समाकलन 2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, 1/x का हो जाएगा -1/x² और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है ना, 1/x का आप क्या कर सकते हैं समाकलन, सॉरी माइनस के 1/x² नहीं log x हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका log x, हम वो डिफ्रेंशिएशन कर दिया था, ये समाकलन हो जाएगा इसका log x। ठीक है ना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई y = x² - log x + c। ठीक है ना, इसको 1 बना लीजिए। अब देखिए उसने कहा है कि बिंदु 1 से गुजरती है। अब हम कहेंगे क्योंकि वक्र जो है, वक्र बिंदु 1 से गुजरता है, 1 से गुजरता है, अतः अगर ये 1 से गुजरता है तो इसकी समीकरण जो होगी x = 1 और y = 1 रखने पर सेटिस्फाइड करेगी। तो हम क्या करेंगे, x = 1 और y = 1 रख देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और प्लस c, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 1 = 1 - log 1 की वैल्यू 0 प्लस c, 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी ओवरऑल c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब ये उठा करके वैल्यू वापस रख दीजिए 1 में ही, है ना, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा y = x² - log x प्लस आ जाएगा 0। इसका मतलब y = x² - log x, ये आपकी क्या आ जाएगी समीकरण आ जाएगी। ठीक है ना, वक्र की समीकरण आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, डे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए समाकलन √cot x +
अंडर रूट 10x और ये आ जाएगा dx। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, रूट 10x कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 10x कॉमन आ गया। ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, हम यहाँ पर ये था रूट कोट एक्स था। ठीक है ना, इसको जू का तू रखिए। हमने रूट 10x कॉमन लिया है तो इसके अपोन में आ जाएगा क्योंकि इसके पास तो नहीं था, है ना, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आ जाएगा आपके पास रूट 10x और कोट एक्स जो है वो 1/10x भी हो जाता है। तो जब इसको हम अपोन में लाएंगे और नीचे रूट 10x पहले से रखा है और रूट 10x एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10x और प्लस में आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका dx। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आप पुट कीजिए, पुट 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट कर लीजिए। ठीक है ना, 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम 10 में ही वापस पुट कर लें तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स, 10x की वैल्यू टी स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू t4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 10x की जगह टी स्क्वायर रख दो ना, तो स्क्वायर पहले से t4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dx इक्वल्स टू 2t dt। अब देखिए यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 और ये आ जाएगा dt। ठीक है ना बच्चों, बस आप इसको पुट कर दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, समाकलन 10x की जगह जब आप टी स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट करके क्या बचेगा, t आ जाएगा और अंदर देखिए क्या आएगा 1/t² प्लस 1 यही बचेगा। 10x की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 और dx की जगह ये रख देंगे पूरा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा समाकलन, ये आ जाएगा t और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास, देखिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2t अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या होगा, इस t की मल्टीप्लाई इस t में करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर नीचे है तो यानी इस t से ये टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 और इंटू में आ जाएगा dt। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, समाकलन 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ठीक है ना, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी। जब ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t², 1/t²। ठीक है ना, ये वाली टर्म हम पहले लिख रहे हैं, ये वाली टर्म हम बाद में लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, टी स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, टी स्क्वायर जहाँ से दिख रहा हो वहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, अब जहाँ नहीं दिख रहा उसके अपोन में भेज देंगे। ठीक है ना, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा, 1 ही ये है। ठीक है, अपॉन ऐसे ही यहाँ से टी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, जहाँ t4 था वहाँ तो टी स्क्वायर बच गया, प्लस जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ 1/t² हो जाएगा। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास समाकलन 2 इंटू ये आ गया 1 प्लस 1/t², ये तो ये हो गया, और अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे a² प्लस b² माइनस 2ab, टी से टी कट जाएगा, वहाँ -2 बचेगा और +2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के यही बचेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको खोल करके देख लीजिए यही आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ हम आसानी से इसको t मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, y मान लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माना या पुट कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं t माइनस 1/t को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है ना, हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t का तो हो गया 1 माइनस 1/t का हो गया 1/t², 1/t²।
प्लस हो जाएगा, माइनस में 1/t² होता है और माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 1/t², और ये हो जाएगा आपके पास dt और इक्वल्स टू हो जाएगा dy। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे रख देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है, कांस्टेंट है, 1 + 1/t² इंटू डी टी, इसकी जगह आ गया dy आ गया, और अपॉन में इसकी जगह आ गया t का स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर, और इस 2 को लिख देंगे हम प्लस के √2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या होता है 1/, ये ऐसी फॉर्म का है ना 1/x² + a², तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके पास हो जाएगा है 1/a tan इनवर्स x/a, x y है और अपॉन में a आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, अब y को वापस देंगे उसको, ये 2/√2 आ गया, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर ओनली √2 tan इनवर्स y की वैल्यू क्या थी t - 1/t, ये थी, और अपॉन में आ गया √2 और ये आ गया प्लस c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 एज इट इज रहेगा tan इनवर्स। अब tan t की भी वैल्यू, सॉरी t की भी वैल्यू वापस दे देते हैं, t की वैल्यू क्या थी √10x, तो हम इसको वापस दे देते हैं, ये आ जाएगा √10x - 1/√10x, और अपॉन में आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा प्लस c। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं √2 tan इनवर्स √10x, तो ठीक है √10x जो का तू -1/√10x हो जाएगा √cot x, तो इसको √cot x दे दीजिए, और अपॉन में दे दीजिए √2 और ये आ जाएगा प्लस c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कहता है, सभी खंड हल करने हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का ही है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी ए जो समुच्चय है वो समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, ठीक है ना, और रिलेशन जो दे रखा है वो ऐसा है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध हमें ये दिखाना है। तो देखिए बच्चों हम लिखते हैं सबसे पहले ए सेट दिया है, ए बराबर समस्त पुस्तकों का समुच्चय, लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में है ना, कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समस्त पुस्तकों का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिलेशन जो दे रखा है उसने वो दे रखा है x, y, x और y में रिलेशन ऐसा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है ना बच्चों, पेजों की संख्या समान है और ये रिलेशन उसने दे रखा है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध का मतलब है आपको सतुल्य, सममित और संकर्मक तीनों प्रूफ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सतुल्य के लिए, ठीक है ना, सतुल्यता, सतुल्यता के लिए चलते हैं। इसमें क्या होगा, आप एक एलिमेंट मान करके चलेंगे, माना एक ही एलिमेंट बस इस सेट ए में से, तो हमने मान लिया माना x बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ए के लिए। अगर मैं ये रिलेशन इसी पर लगाऊं यानी x, x करूं, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये वाली। अब x कोई पुस्तक है, उसमें जितने पेजों की संख्या है वही पुस्तक ये है, इसमें भी उतने ही पेज होंगे, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x तथा x में पेजों की संख्या समान है, हम ऐसे लिख देंगे बस, पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो x और x में रिलेशन है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसमें लिख देंगे x, x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अतः संबंध R समतुल्य है, संबंध R समतुल्य है। अब चलते हैं सममितता की तरफ। तो देखिए सममितता क्या हो जाएगी, सममितता, इसमें हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो हम मानते हैं माना x, y बिलोंग्स टू a के लिए, और ये एलिमेंट हमें ऐसे लेने हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, x, y बिलोंग्स टू R हो। इसका मतलब x तथा y में
पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है ना, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। हम ये लेकर के चलेंगे कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब इसका उल्टा हमें देखना इसका उल्टा हमें देखना है कि अगर x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी या है, ठीक है ना। x तथा y में अगर मान लीजिए 100 पेज हैं तो y और x में भी तो 100 पेज ही हैं। तो हम क्या कर देंगे, y तथा x लिख करके कह देंगे कि y, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। x y बिलोंग्स टू r लेकर के चले थे, y, x बिलोंग्स टू r आ गया। इसका मतलब अतः संबंध r सम्मित है, संबंध r सम्मित है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। सम्मित के बाद आता है हमारा संक्रमक। संक्रमकता के लिए चलते हैं। इसमें हमें 3 एलिमेंट मानने पड़ते हैं। माना x, y, z बिलोंग्स टू a के लिए। अब ये 3 एलिमेंट हमें ऐसे लेने हैं कि इसमें ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, लिख लेना आप खुद, ठीक है ना। और इसी तरह एंड y, z में भी हमें ये लेने ही ऐसे हैं, ठीक है ना। यानी हमें 3 किताब ऐसी उठानी है कि x और y में पेजों की संख्या समान हो और y और z में भी पेजों की संख्या समान हो। y तथा z में पेजों की संख्या समान है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि क्या x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि x में और y में 100 पेज हैं, तो x और y में 100 पेज हैं दोनों में, तो दोनों की संख्या समान है, पेजों की संख्या। और अगर y में 100 है तो हमने z भी उसके बराबर लेना था, तो y z में भी 100 होंगे, तो y तथा z में भी 100 पेज हैं। तो हम x में भी 100 लेकर के चले थे, z में भी 100 आ गए, तो इसका मतलब x और z में भी 100 होंगे। हम इसको बना लेते हैं पहली और इसको बना लेते हैं दूसरी, ठीक है ना, इक्वेशन कह लो या कुछ भी कह लो। हम यहां कह देंगे कि 1 व 2 से, यहां से हमें क्या मिलेगा कि x तथा y में, x तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, x तथा z में पेजों की संख्या समान है। अगर x और z में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि x, z बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है ना। अतः संबंध r क्या हो गया, अतः r जो है वो क्या हो जाएगा, संक्रमक भी हो जाएगा, संक्रमक है। अतः संबंध r संक्रमक है। अब देखिए, ये संबंध समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया। अतः r एक तुल्यता संबंध है। तो ये जब तीनों हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः r एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्यार के साथ करते चलना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर x की पावर x और उसकी भी पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है, ठीक है ना। x की पावर x, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पर log ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों पर log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा log y और ये हो जाएगा आपका log x रेज टू द पावर x। अब देखिए, ये क्या हो गया आपके पास, log y इक्वल्स टू log m ये है और उसकी पावर n ये है पूरा, ठीक है ना। तो log m की पावर n क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर x आगे आ गया और ये बन गया log x, ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करें तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे dwr2x, ये क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी log x जो कहते हूँ, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर x। इसका हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको हमें कुछ मान करके उसमें log ले करके तब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस y को इधर y को यहीं पे पहुंचा देते हैं, या चलो अभी इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है ना।
अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि माना, इसको यहीं पे छोड़ के इसका अलग से करेंगे, ठीक है ना। माना कि ये जो x की पावर x है ये t है, हमने t मान लिया इसको। अब दोनों तरफ फिर दोबारा log लेंगे, तो log t इक्वल्स टू आ जाएगा log x रेज टू द पावर x। यहाँ से क्या आ जाएगा, log t इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा log m की पावर n, और ये आ जाएगा log x, ठीक है ना। ये होता है बच्चों फॉर्मूला, log m की पावर अगर n हो तो n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log m, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/t dt/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन log x का हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड एज इट इज यानी log x जो का दूं x का हो जाएगा 1, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से हमारे आ जाएगा dt/dx इक्वल्स टू, ये t इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा t इंटू x से x कैंसिल आउट होकर के बचेगा 1 प्लस log x, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा dt/dx इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका t की वैल्यू रख देंगे x की पावर x, यहाँ पे भी रख दो x की पावर x आ जाएगा ये, है ना, x की पावर x, और ये आ जाएगा 1 प्लस log x। अब ये आपका, ये देखिए ये जो आपकी बन गई है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, यही तो था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, है ना। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, अवकलन हो गया हमारा। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर 2 को रखने पर, अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/y, ये हो जाएगा आपके पास 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स 1/x जो का तू प्लस log x, ये वाला, और फिर ये d ओवर डी एक्स एक्स की पावर x, इसकी वैल्यू हम ये रख देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई में चला गया, ये बच्चा 1/x एक्स की पावर x प्लस ये x की पावर x आगे लिख देंगे, फिर log x लिख देंगे, और फिर 1 प्लस log x लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए y की वैल्यू रख देंगे, सबसे शुरू में हमने जो y माना था या उसने दिया था y बराबर x की पावर x और उसकी भी पावर x, और यहाँ पे था 1/x एक्स की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है ना बच्चों। बस अब यहाँ आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, गया क्वेश्चन। गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास a की वैल्यू है 2 -1 3 और 4, b की वैल्यू आपके पास है 5 2 7 4, और c की वैल्यू आपके पास है 2 5 3 8, आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक ऐसा आव्यूह d ज्ञात कीजिए कि CD माइनस AB बराबर 0 हो। अब यहाँ पे मान लो, माना d मैट्रिक्स माननी पड़ेगी आपको 2/2 की, क्योंकि जब आप c के साथ d की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसी की जो है ऑर्डर की आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसी ऑर्डर में से ये घटेगी, ठीक है ना। इनका भी a का भी 2 का ऑर्डर है 2/2 का, b का भी 2/2 का ऑर्डर है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। 2/2 मतलब 2 उसमें रो हैं और 2 ही उसमें कॉलम है, पंक्ति और 2 ही आव्यूह हैं, ठीक है ना, सॉरी 2 पंक्ति हैं और 2 ही उसमें स्तंभ है। तो जब हम ये घटाएंगे किसी मैट्रिक्स में से तो उसमें भी 2 ही पंक्ति और 2 ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम डी में 2 पंक्ति और 2 स्तंभों वाली आव्यूह मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना डी बराबर एक्स वाई जेड, इसको डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना, ये है अपने पास डी है कोई। अब देखिए उसने सी डी भी दिया है और ए भी दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम सी डी भी निकाल लेते हैं और ए भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सी डी। सी डी मतलब सी की गुना डी में, सी है आपके पास 2 5 3 8, डी है आपके पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये है आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ से गुना करते हैं, पहली रो पहला कॉलम यानी 2x प्लस 5z, फिर पहली रो दूसरा कॉलम यानी 2y प्लस 5w, दूसरी रो पहला कॉलम 3x प्लस 8z, और फिर 3y प्लस 8w, ठीक है ना बच्चों। ये आपकी 2/2 की एक मैट्रिक्स सी डी बन गई। इसी तरह आपको ए भी फाइंड कर लेनी है अलग से। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 2 3 -1 और 4, और बी क्या है
बी आपके पास है 5 2 7 4। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 माइनस के 7, 10 में 7 गए 3, 2 दूनी 4 माइनस के 4, ये आ जाएगा 0, 5 तिया 15, 7 चौक 28, 28 और 15 43 43, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 16 6 22, तो ये आ गई आपकी 30 43 और 22। ठीक है ना। अब देखिए दिया है, उसने क्या दिया है कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी डी बराबर ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब सी डी आप निकाल चुके हैं, ऊपर सी डी क्या निकाल चुके हैं, देखिए देखिए आपने सी डी फाइंड किया है, ये आपका सी डी है ना, ये वाला। तो ये पूरी मैट्रिक्स लिख लीजिए, 2x प्लस 5z 3x प्लस 8z, ये है आपके पास 2y प्लस 5w, 2x प्लस सॉरी 3x 3y प्लस 8w, ये दे रखी है, इक्वल्स टू ए बी क्या है हमने जो फाइंड की है 3 0 43 और 22, है ना, ये हमने फाइंड की है। अब देखिए यहां से क्या होगा, दो अवयव आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों, यानी पहला अवयव ये दोनों बराबर हों, दूसरा अवयव ये बराबर हों, तीसरा ये वाला बराबर हो, चौथा ये वाला बराबर हो। जब ये आपस में बराबर होंगे तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो यहां से हम करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5z इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, कोमा यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 5w इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तीसरा 3x प्लस 8z इक्वल्स टू 43 हो जाएगा, और ये 3y प्लस 8w ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 22 के। ठीक है ना, चारों बराबर अलग अलग कर लिए हमने। ठीक है, अब दो इक्वेशन ये हैं, दो इक्वेशन ये हैं, आप किसी तरह मर्जी सॉल्व करो, बस इन दो को सॉल्व करके x और z की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को सॉल्व करके y और w की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना बच्चों, हमने ये सॉल्व कर ली है। ठीक है ना, जब हमने ये सॉल्व करी तो सॉल्व करने के बाद देखिए बच्चों, आप अगर अनसोल्व तक आ चुके हैं इसका मतलब आप पूरी बुक भी कर चुके हैं और उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। और ये इक्वेशन सॉल्व करना ये तो 9वीं 10वीं में आपको सिखाया जाता है, ठीक है ना, 9th और 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से आता होगा सॉल्व करना। ठीक है ना, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको पेपर में करके दिखाना है। ठीक है ना, आपको एक्स वाई ये जो एक्स और जेड है इनको इक्वेशन को सॉल्व करके उसको दिखाना है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं, हल करने पर इन समीकरणों को हल करने पर जब हमने इनको हल कर लिया तो x की वैल्यू क्या आई माइनस के 191, और y की वैल्यू क्या आई 110, और z की वैल्यू आई 77, और w की वैल्यू आई 44। इसका मतलब आपके पास जो डी मैट्रिक्स बन गई, वो डी मैट्रिक्स जो थी वो ये थी x y z और w, हमने ये माननी थी। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 191, y की वैल्यू 110, ये 77 और ये 44। ठीक है ना बच्चों, और ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई आपको, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल पे एक फोटो भेज दूंगा जो मैंने इक्वेशन वो सॉल्व कर रखी है रफली। ठीक है ना, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घ क्वेश्चन, छठे का घ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि ए बराबर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, आपके पास ये मैट्रिक्स है ए की, तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट इंटू आई, यानी a का सारणिक इंटू आई, ये आएगा। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अगर मैं इसको सारणिक बना दूं तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्व करना आता होगा। ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, 1 आ जाएगी, और वो की जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, चाहे आप ये लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपको इसके सेकंड लिखने हैं, सह गुणनखंड क्या होंगे, हमने ये फाइंड कर रखे हैं। तो a11 की वैल्यू आ जाएगी 7, आप अपना बस चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है ना, a12 ये हो जाएगा, a13 ये हो जाएगा, a21 -3 हो जाएगा,
बच्चों, क्योंकि ये हम हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन ऐसा कराते ही हैं, तो आपको ये अब तक आ गया होगा। और वैसे भी आप रिवीजन करने के बाद आए हैं, इसका मतलब आपको आते ही होंगे, ठीक है ना। अगर आप उसमें कहीं गलती कर रहे हैं तो आप यहाँ से देख करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने ये वैल्यू आपकी सारी लिख दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब इनसे जो बना अवयव है उसका परिवर्त अवयव एडजॉइंट ए होगा। यानी अगर मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो सहखंडों से जो अवयव बना है उनका परिवर्त अवयव लेना होता है। यानी 7 माइनस एक को ऐसे लेना है आपको, 7 -1 और -1 ऐसे करके, ठीक है ना। और -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1 ऐसे करके, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा था a इंटू एडजॉइंट ए, यानी आपको इसके साथ a का मल्टीपल निकालना है, a एडजॉइंट ए। यानी ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये आपकी मैट्रिक्स है। और इसके साथ एडजॉइंट है आपके पास क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, पहली रो की पहले कॉलम में करोगे पहला एलिमेंट बनेगा, दूसरी पहली रो की दूसरे कॉलम में बनोगे दूसरा एलिमेंट, फिर इसकी इसमें करोगे तीसरा एलिमेंट, फिर ऐसे ही दूसरे की पहले में करोगे ये वाला एलिमेंट दूसरे का पहला, फिर इसी की इसमें करोगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, इसी की इसमें करोगे तो तीसरा एलिमेंट बनेगा। ऐसे करके आप ये फाइंड कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 1 0, यहाँ पे ये आएगा 0 1 0, ठीक है। तो अब देखिए ये आई मैट्रिक्स है, एक आई मैट्रिक्स, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ये आई है, ठीक है ना। और आई के मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लगा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है, आई के मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लगा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो 1 इंटू आई हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 जो हमने निकाला था, ए का जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, सारणिक निकाला था, वो 1 ही था, तो हम इस 1 को ए का सारणिक लिख सकते हैं, इंटू आई आ जाएगा। आपको यही प्रूफ करना था कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो ए के सारणिक इंटू आई के बराबर आएगा, ठीक है ना। ये बात आपकी प्रूफ हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डे क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, छठे का डे क्वेश्चन क्या कहता है, 6 का डे क्वेश्चन ये कहता है कि धनात्मक एचर के लिए ए के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर उसने दे रखा है a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, और x बराबर दे रखा है इसने t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हम इसका भी टी की रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे और फिर इसका भी कर देंगे, दो इक्वेशन बनेगी, उसको इससे डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका लॉग ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास लॉग वाई इक्वल्स टू ये लॉग एम की पावर एन है, एन आगे आ जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू लॉग ए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए टी की रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ये तो कांस्टेंट है लॉग ए, ये तो बाहर आ जाएगा लॉग ए कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी का हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी जो आपका निकल कर आएगा, वाई मल्टीप्लाई में चले जाएगा, वाई की वैल्यू ये है, हम ये रख देते हैं टी प्लस 1 अपॉन टी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका लॉग ए इंटू 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये जो आपके पास x बराबर ये था, इसको लो यहाँ पर, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा dx अपॉन dt, या इसमें भी आप लॉग ले लीजिए पहले, ठीक है ना। अगर लॉग ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लॉग ही ले लेते हैं, ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a आगे आ जाएगा, और लॉग में आ जाएगा log t प्लस 1 अपॉन टी। देखिए आप इसको बिना लॉग के भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग लेकर के क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा तो कि आप जो है लॉग लेकर के ही कीजिएगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और dx अपॉन dt इक्वल्स टू ए तो कांस्टेंट है, log x मान करके अगर हम इसका करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स, यानी ये हो गया log का 1 अपॉन एक्स, और इस x का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा t का 1, और 1 अपॉन टी का हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर,
ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इस x को वापस से यहीं पे मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे तो आ जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू, x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, और मल्टीप्लाई में a इंटू ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी, ए क्या है ये आपके पास, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब करते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, डी वाई अपॉन डी टी थी, और समीकरण 2 क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी है, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया था आपके पास, ये आ गया था ए इंटू ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, और मल्टीप्लाई में था लॉग ए, और उसके भी मल्टीप्लाई में था 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है जो हमने ऊपर निकाली है, ये आ जाएगा आपके पास टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर, ये हो जाएगा ए, मल्टीप्लाई में ए, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी, अगर मैं इसको यहीं पे ये ऐसे लिख दूं 1 अपॉन टी की पावर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब ये और ये एक जैसे हैं, इनको एक कर लेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी तो था ही, और ए की पावर 1 ये है, ऊपर जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, इंटू में आ जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर ए ये है और माइनस 1 ये है, तो ये हो जाएगा ए माइनस 1, जब ऊपर जाएंगे दोनों तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर माइनस 1, ऊपर जाके प्लस 1 हो गया, और ये ऊपर जाके माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों एक जैसे हैं इसलिए पावर इनकी ऐड हो गई, इसलिए बचा आपके पास लॉग ए, और लॉग ए को आप जो का तुम इसके साथ लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका लॉग ए, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, इंटू में आ जाएगा लॉग ए, और इंटू में आ जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर 1 माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट बहुत से अगले जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।